हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंदर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तीन साइंटिस्ट हुए हैं। एक तो हुए हैं लेमार्क, सेकंड नंबर पे हुए हैं डार्विन और थर्ड नंबर पर हुए हैं ह्यूगो डिवरिज। तो इन तीन साइंटिस्टों ने, ये जो तीन साइंटिस्ट हुए हैं ना दोस्तों, इन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझाया दोस्तों। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था ना केमिकल इवोल्यूशन और वो सब, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है दोस्तों। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ना दोस्तों, ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के द्वारा दी गई थी दोस्तों। जो पहले नंबर की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के द्वारा। 1744 से 1822 के समय की बात है ये। ठीक है, और दोस्तों जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, तुम तो बस है ना डी लेमार्क, डी भी छोड़ो, आप तो बस लेमार्क याद कर लेना कि लेमार्क ने लेमार्किज्म थ्योरी दी थी। लेमार्क की जो थ्योरी है उसको लेमार्किज्म भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक दो बातें और याद रखना कि लेमार्क ने है ना एक बुक भी लिखी थी दोस्तों। लेमार्क की जो बुक थी ना, लेमार्क की क्या थी जो बुक थी, उस बुक का क्या नाम था दोस्तों? फिलोसॉफी जूलॉजिक। क्या नाम था दोस्तों? फिलोसॉफी जूलॉजिक। ये इनकी बुक थी दोस्तों, लेमार्क की। दोस्तों इस बुक के अंदर इन्होंने एक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताया था। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? इस बुक के अंदर इन्होंने इनहेरिटेंसी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया था दोस्तों। किसके बारे में बताया था इन्होंने? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रखना। ठीक है दोस्तों थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी लेमार्किज्म थ्योरी को जाना जाता है। लेमार्किज्म थ्योरी का जो मेन नाम है ना, उसको ये भी बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें इन्होंने यही बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के अंदर जो भी कैरेक्टर एक्वायर्ड करता है अपनी नेचर से या हैबिटेट से, उन कैरेक्टर की हेरिडिटी हो जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसकी थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या थे? तो यहां पर आप देखिए, इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में बताया इन्होंने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इवोल्यूशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए अंदर से एक फोर्स होता है जिसको इंटरनल वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं या आंतरिक जैविक बल के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों लेमार्किज्म ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया। क्या बताया इसने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज में लेता है ना, वो तो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, उसका ज्यादा इवोल्यूशन हो जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म को कम यूज में लिया जाता है जिस ऑर्गन को कम यूज में लिया जाता है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं बॉडी के अंदर से, वेस्टिजियल बन जाते हैं। वेस्टिजियल का मतलब है कि अवशेष ही हो जाते हैं, वो अवशेष रह जाते हैं केवल उनके शरीर के अंदर, वेस्टिजियल। तो इन्होंने यूज और डिसयूज ऑर्गन के बारे में बताया कि जिसको ज्यादा यूज में लोगे ना आप, अंग को, बॉडी के जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज में लोगे वो तो ज्यादा इवोल्यूशन हो जाएगा, उसका ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। और जिस बॉडी के जिस ऑर्गन को आप कम यूज में लेंगे उसका इवोल्यूशन स्लो हो जाएगा।
वो धीरे धीरे शरीर में से गायब हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि पहले स्नेक के अंदर भी लिम्स पाए जाते थे, मतलब हाथ पैर पाए जाते थे, लेकिन बिल में घुसते समय उन्हें प्रॉब्लम होती थी उन हाथ पैर के द्वारा, तो उन्होंने अपने हाथ पैरों को बिल्कुल लूज कर लिया, मतलब बिलों में घुसते समय वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी काम में नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे जो उनके लिम्स थे वो डिसअपेयर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए बॉडी के अंदर से। समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो यही है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने तीसरी बात बताई, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर नेचर से एक्वायर्ड करता है उसकी इनहेरिटेंस हो जाती है, उसकी हेरिडिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल इन्होंने जिराफ की नेक के द्वारा समझाया दोस्तों, लॉन्ग नेक एंड फोरलिम्ब ऑफ जिराफ। इन्होंने क्या बताया कि जो जिराफ था ना, जो इनिशियली जो जिराफ था, प्रारंभिक जो जिराफ था, उसके पास न तो कोई लंबी गर्दन थी, न तो लॉन्ग नेक थी दोस्तों, न ही उसके पास कोई लॉन्ग फोर लिम्ब थे, मतलब उसके आगे के जो लिम्ब, जो आगे के जो पैर थे ना, वो भी छोटे थे और नेक भी उसकी क्या थी, छोटी थी। और पहले के समय में ग्रास वगैरह बहुत ज्यादा थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, ग्रास की कमी आ गई। जब ग्रास की कमी आ गई तो वो जो छोटी गर्दन वाला और जो छोटे पैरों वाला जो जिराफ था, उसको टॉल जो ट्रीज जो होते हैं उस पर डिपेंड होना पड़ा। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जब वो टॉल ट्री से उसने फूड लिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, समय के साथ साथ वो जनरेशन टू जनरेशन हजारों लाखों सालों में जाकर जिराफ की गर्दन और जो आगे के जो पैर है, फोर लिम्ब, वो धीरे धीरे लंबे हो गए। तो इसने क्या बताया कि कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करने के कारण ही शॉर्ट नेक और शॉर्ट फोर लिम्ब वाले जिराफ से आज के प्रेजेंट टाइम के लॉन्ग नेक और लॉन्ग फोर लिम्ब वाले जिराफ का ओरिजिन हुआ है दोस्तों। लेकिन आपको पता है दोस्तों, दिस थ्योरी इज नो मोर एक्सेप्टेड। इस थ्योरी को ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। मैं 2-4 रीजन बताता हूं आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। देखो मेरी बात सुनो, एक्वायर्ड कैरेक्टर की हेरिडिटी के बारे में बताया था इन्होंने। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, वो कई जनरेशन तक चूहों की टेल काटते रहे। जो माउस होते हैं ना, उनकी टेल कट करते रहे। एक भी ऐसा चूहा पैदा नहीं हुआ जिसकी टेल पहले से कटी हुई हो, यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की हेरिडिटी नहीं होती है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है वहां पर महिलाएं हजारों सालों से कानों में छेद करवाती है ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए, झुमके वगैरह पहनने के लिए, लेकिन इस कैरेक्टर की भी हेरिडिटी नहीं हुई है। आज तक ऐसी कोई भी बच्ची पैदा नहीं हुई इस दुनिया में जिसके कानों में पहले से ही छेद हो। तो ऐसे बहुत सारे, चाइना के अंदर हजारों सालों से पैरों को छोटा करने के लिए महिलाओं को लकड़ी के जूते पहनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे छोटे पैरों को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज तक चाइना में ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसके पैर पहले से ही छोटे हो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की हेरिडिटी नहीं होती है। इसी तरह से दोस्तों इसने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में बताया था। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज में लोगे वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ज्यादा उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम हमारी आईज को बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं पढ़ने के, लेकिन हमारी आंखें मजबूत होने की जगह, ज्यादा उसका इवोल्यूशन होने की जगह, बल्कि हमारी आंखें ज्यादा हमारी आंखों को मोबाइल वगैरह चलाने से, टैबलेट और ज्यादा ये सब कुछ यूज में लेने से, स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज में लेने से हमारी आंखें तो खराब हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वाली बात है। तो इसलिए थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया आगे जाके। फिर दोस्तों आगे एक आती है डार्विनिज्म की थ्योरी। ठीक है दोस्तों, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन है, एक डार्विन नाम के एक बहुत नेचुरलिस्ट है, नेचर की स्टडी करते थे डार्विन। डार्विन ने अपने HMS बीगल शिप के द्वारा, डार्विन ने HMS बीगल के द्वारा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलेपेगोस आइलैंड पर गया अपने HMS बीगल शिप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और पता है आपको, इसने एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। इसकी जो बुक थी ना, चार्ल्स डार्विन की खुद की जो इसकी बुक थी, उस बुक का नाम भैया रट लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी। तो इसकी बुक का क्या नाम था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या थी दोस्तों? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसकी बुक थी दोस्तों। और उस बुक के अंदर इसने एक थ्योरी दी।
क्या दिया इन्होंने? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसने क्या बताया कि जो स्पीसीज का या जो नई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशन है वो किसके द्वारा होता है? इवोल्यूशन हमेशा होता है, इवोल्यूशन हमेशा होता है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, डार्विन जो था ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स, ये 2 बुकों से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। एक तो इसने पढ़ी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माल्थस, माल्थस ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरी थी भैया चार्ल्स लेल की, एक चार्ल्स लेल नाम का भी एक बंदा हुआ, इसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो भैया माल्थस की बुक तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और चार्ल्स लेल की बुक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, इन 2 बुकों से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ डार्विन। और डार्विन है ना अपने शिप पर निकल गया अलग अलग आइलैंड पर घूमने, अलग अलग कॉन्टिनेंट और कंट्रीज में घूमने, और इन्होंने एक बुक लिख डाली कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी दी इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि इन्होंने ना नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने यही बताया कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ठीक है, और उन बच्चों के अंदर से जो कैपेबल होता है, जो एबिलिटी वाला बच्चा होता है, ठीक है, वो तो नेचर के अंदर बच जाता है। और जो कमजोर जो जीव होते हैं, जो बेचारे कमजोर और जो वीक ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेचर उन्हें खत्म कर देती है, वो सरवाइव कर ही नहीं पाते हैं नेचर के अंदर। यानी कि नेचर में जो अच्छे जो होते हैं, अच्छे जो कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बचे रहते हैं, और जो बेचारे वीक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो समय के साथ में खत्म हो जाते हैं। तो यही होता है नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने सिलेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? नेचर ने सिलेक्शन कर दिया, और सिलेक्शन करके ऊपर पहुंचा दिया उसको कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, अब तुम आईएएस नहीं बनोगे बल्कि तुम ऊपर जाओगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर आप देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म ओवर प्रोडक्शन। इसने क्या बताया कि हर स्पीसीज या हर मेंबर क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कुछ मछलियां ऐसी है जो एक बार में हजारों अंडे दे देती है। अरे भाई, अगर किसी फिश ने 10,000 अंडे दिए, 10,000 एग दिए, अगर उसमें से 9,000 एग भी रह गए तो कोई फर्क नहीं, पता चला उसमें से 7,000 ही फर्टिलाइज हुए, पता चला उन 7,000 में से केवल 5,000 में से ही बच्चे निकले, फिर भी आप देखेंगे कि बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। लास्ट के अंदर अगर 10,000 अंडों में से अगर 100 मछलियां भी रह गई जिंदा, तो आप ये देख सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन के बारे में बताया कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेचर में सर्वाइव करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, ओवर प्रोडक्शन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है। ये स्ट्रगल है ना 3 टाइप का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक जो स्ट्रगल होता है दोस्तों, वो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में होता है। जैसे आप देख सकते हैं आज सबसे बड़ा स्ट्रगल है हम इंसानों के बीच में, हम ह्यूमन के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। जैसे अमेरिका उधर गुस्सा कर रहा है, रशिया उधर गुस्सा कर रहा है, चाइना उधर दिमाग लगा रहा है, मतलब हम है तो सभी इंसान ही ना, फिर भी हम कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नीट का पेपर आप देंगे तो कितने सारे स्टूडेंट आएंगे, तो आप सभी डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और इस स्ट्रगल में मैं आपका पूरा साथ दूंगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, अलग अलग स्पीसीज के बीच में होने वाले स्ट्रगल को इंटर स्पेसिफिक की स्ट्रगल कहते हैं। जैसे कि डियर और लोयन के बीच में स्ट्रगल, पैंथर और ह्यूमन के बीच में स्ट्रगल, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से एनवायरमेंटल स्ट्रगल, हर ऑर्गेनिज्म बेचारा एनवायरमेंट के साथ में स्ट्रगल करता है। हम घर में क्यों रहते हैं? अभी भयंकर सर्दी है बाहर, तो हम घर के अंदर रह रहे हैं, कंबल वंबल ओढ़ के बैठे हैं, ठीक है भैया। मैं भी कंबल ओढ़ के क्लास ले रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनिए यहाँ पर, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रगल है। वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इसने वेरिएशन के बारे में बताया कि वेरिएशन पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वेरिएशन पाई जाती है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, यानी कि हर इंसान भी दूसरे इंसान से अलग होता है। आप अपने 100% माता पिता के जैसे नहीं हो, और आप 100% अपने भाई बहनों के जैसे भी नहीं हो, तो यही वेरिएशन है। तो इसने बताया कि वेरिएशन होती है और वेरिएशन की हेरिडिटी हो जाती है। इसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया कि जो फिट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव कर पाता है, और जो बेचारा अनफिट होता है उसका नेचर सिलेक्शन कर देती है। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि उसको कोई आईपीएस
आईएएस ऑफिसर बना दिया। सिलेक्शन का मतलब है कि उसका बेचारे का ना वर्ण कर दिया, सिलेक्शन करके उसको उठा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। समझ में आ रही है बात आपको? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में इसने बताया, यानी कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा ना वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं चाहता हूं आप भी फिटेस्ट हो जाएं। दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप जितने ज्यादा मेहनत करोगे ना आप उतने ही ज्यादा फिटेस्ट हो जाओगे दोस्तों, और जितने ज्यादा आप फिटेस्ट हो जाओगे आप इतने ही अच्छे से सर्वाइवल कर पाओगे। बैठे बैठे तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता भैया। अपन सोचे कि पढ़ाई नहीं होती मेरे से, कुछ ऐसा हो जाए वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब सपनों की दुनिया है भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिटेस्ट बनो तभी सर्वाइव कर पाओगे, और फिटेस्ट तुम कब बनोगे? जब आज से मेहनत करोगे, ठीक है ना दोस्तों। और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसी तरह से दोस्तों इन्होंने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में बताया। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का मतलब होता है स्पेशिएशन, कि किसी पुरानी स्पीसीज से धीरे धीरे जब नई स्पीसीज बन जाती है तो इसको स्पेशिएशन के नाम से जाना जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, तो इसने क्या बताया कि धीरे धीरे वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है, और नेचर भी जो कमजोर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म करती जाती है, और जो ताकतवर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बचे रहते हैं। और उन ताकतवर ऑर्गेनिज्म को आगे रिप्रोडक्शन का मौका मिलता है तो उनके बच्चे भी ताकतवर स्ट्रांग होते हैं। तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज यानी कि स्पेशिएशन के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि स्पेशिएशन में या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के अंदर दो चीजों का रोल होता है, एक तो वेरिएशन का, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन का। अब दोस्तों जो ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखना। दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। क्लास थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई कमेंट कर देना अच्छा सा, और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ध्यान रखना अपना। टेक केयर।